हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास तक में आपके यूनिट नंबर 3, 4 और 5 कंप्लीट कर लिए थे। डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर का आपके सब्जेक्ट में से डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर वाला पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अभी से पहले तक में जो भी हम डिस्कशन किए थे आपको, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिल्डिंग्स के ऊपर लागू होते हैं। वो बिल्डिंग्स जो आपको छड़ से और कंक्रीट से बनते हैं, जिसको कंबाइन करके हम लोग आरसीसी बोलते हैं। जो रेनफोर्समेंट हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसको हम लोग अपने बिल्डिंग्स में लगा करके फिर हम लोग उसको कंक्रीटिंग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आरसीसी। और उससे बना हुआ बिल्डिंग जो आप अपने सोसाइटी में आगे पीछे देखते हैं, सारी बिल्डिंग्स बनी हुई, सिर्फ वहाँ ये कॉन्सेप्ट आपको लागू होता है। रोड्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट लागू होता है, तो हम लोग अभी रोड्स के बारे में, हाईवेज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। आपके जो स्टील के ब्रिजेस होते हैं या आपके जो नॉर्मल आरसीसी के ब्रिजेस होते हैं, उसमें अलग कॉन्सेप्ट काम करता है। तो सब जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट चलता है। तो स्टार्ट आपके डिप्लोमा जो कैरियर होता है, जो आपकी इंजीनियरिंग का कैरियर है, उसमें डिप्लोमा लेवल में सबसे पहले जो स्टार्ट किया जाता है, सबसे जनरल किया जाता है, जो कि आपको होता है आरसीसी का बिल्डिंग। आप उसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आपको हो गया है। जो 3 यूनिट्स आपका सिलेबस डिसाइड करता है कि आपको बीम के बारे में जानना था, उसमें आपको शेयर बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ जानना था, और कॉलम्स के बारे में जानना था। इतनी चीज़ें जो आप हमसे अभी तक पढ़े हैं, ये आज से लेकर के आगे लाइफ टाइम में जहाँ तक भी आप इंजीनियरिंग को यूज़ करेंगे, वो वैलिड वही रहेगा। इसमें से कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगा। सिर्फ कुछ नए नए वैल्यूज़ बदल सकते हैं। जो हम आपको 35 या 40 बताए हैं, वो हो सकता है कल को 50 हो जाए। वो टाइम टू टाइम चेंजेस आता रहता है। अदरवाइज टोटल कॉन्सेप्ट जो हम आपको बताए हैं, वो एज इट इज़ आपका रहेगा। ये हमेशा से पहले से भी यही होता आया है, आगे भी यही रहेगा, क्योंकि ये आपका मेन आपका कॉन्सेप्ट है, जो आप किस तरह से लोड पड़ता है, किस तरह से बिहेवियर आता है। ठीक है। अब क्यों हम ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, अब हम लोग यूनिट नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 और 2 एक अलग सब्जेक्ट है, जिसको कंबाइंड किया गया है और आपके आरसीसी के साथ एक आपका सब्जेक्ट बनाया गया है। क्या है ये है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत लेंदी और बहुत सारे कैलकुलेशंस वाला आपको ये पेपर होता है। अब इसमें से आपको वो चाहता है कि आप सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ें, एक टेंशन मेंबर, एक कंप्रेशन मेंबर और एक बीम्स के बारे में। वो भी बीम्स जो है वो बहुत ही मतलब इजी लेवल में, बहुत आसान तरीके से, बहुत छोटा सा आपको दिया है। इसलिए आपको ये 3 जो है प्राइमरी चीज़ें पढ़नी है आपको स्टील स्ट्रक्चर में। फिर जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे तो फिर कुछ और चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो इसके अलावा आपको रह गया होगा, जिस सेम जैसे आरसीसी में है। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी यही चीज़ जो होगा वो रिपीट होगा। यही स्टील का 2 यूनिट जो है वो एडवांस हो जाएगा अगले वाले में, यही आरसीसी का 3 यूनिट एडवांस हो जाएगा अगले वाले सेमेस्टर में। ठीक है। अब आज जो हम लोगों का डिस्कशन होगा, अभी से लेकर के जब तक हम आपको बताते नहीं हैं, तब तक जितने भी लेक्चर्स अभी आपको लगेंगे, ये सारे आपको ज़रूरी होंगे उन 2 यूनिट्स को समझने के लिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आपका जो ये सिलेबस है, ये सिलेबस जो आप में, इसमें जो आप देखेंगे कि आपका डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर, डिज़ाइन ऑफ स्टील टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर। तो डिज़ाइन ऑफ स्टील टेंशन मेंबर एक टॉपिक है अपने आप में, डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर भी एक टॉपिक है अपने आप में, और दोनों लिमिट स्टेट मेथड से ही करना है। तो लिमिट स्टेट मेथड तो हम जो आपको बताए वही रहेगा हमेशा। क्या क्या बताए थे कि लिमिट स्टेट मेथड है तो डिफ्लेक्शन जो है वो आपका अलाउड हुआ, तो कितना अलाउड हुआ इसका एक लिमिट बना दिया गया कि डिफ्लेक्शन आएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि हम लोग वहाँ पे आपको स्पैन बाय डेप्थ का रेशियो चेक करते थे बीम में, और उसके हिसाब से देखते थे कि अगर उससे ज़्यादा का डेप्थ है तो इसका मतलब है मेरा डिफ्लेक्शन जो है वो लिमिट्स के अंदर रहेगा। तो आपको याद होगा कि हम लोग 7, 20 और 26 3 वैल्यू चूज़ करते थे। ये कंटिन्यूस के लिए, ये सिंपली सपोर्टेड के लिए, और ये आपका कैंटिलीवर के लिए। उसी तरह से डिफ्लेक्शन यहाँ स्टील के मेंबर में भी अलाउड होगा, उसका कुछ कंडीशंस होगा। ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं लिमिट स्टेट मेथड। उसके बाद आपका साइज़ जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में? वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कंपैरिजन में। अगर इसी स्टील को आप वर्किंग स्ट्रेस से बनाते तो सेम आरसीसी वाला ही कहानी होता, साइज़ बड़े लगते, डिफ्लेक्शन 0 आता, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता। और जैसे ही आप कंक्रीट के बदले स्टील की बात कर रहे हैं, तो पहले ही स्टील का कॉस्ट मार्केट में आप जाके पता कर लीजिए, 1 मीटर क्यूब का कंक्रीट बना लीजिए और 1 मीटर क्यूब आप स्टील मार्केट से खरीदना चाहिए, दोनों में के कॉस्ट में 10 गुना का डिफरेंस है। ये हमेशा से इतना ही रहा है, तो इसलिए आपको स्टील वैसे ही बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करना मतलब कॉस्टली होना, डबल कॉस्टली हो जाना। तो जब हम लिमिट स्टेट से करके उसका साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग ये ऑप्ट करें। तो लिमिट स्टेट मेथड का कहानी जो था वही आपका रहेगा।
अब आपको सिर्फ क्या करना है कि आरसीसी का कॉन्सेप्ट अब हटा देना है दिमाग से। जितनी भी चीज़ें आईएस कोड के क्लॉजेस वगैरह जो भी हम डिस्कस किए सबको दिमाग से हटा देना है, क्योंकि ये चीज़ें अब आपको यहाँ पे काम ज़्यादा नहीं आएंगी। जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वो आपको अपने आप इसलिए समझ में आएगा क्योंकि आप वो 3, 4, 5 पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको वो समझ में आने लगेगा। इस वजह से हम यूनिट 1 और 2 लास्ट में लाए, पहले 3, 4, 5 लाए, क्योंकि उसका सिलेबस ज़्यादा था, उसमें हम आपको ज़्यादा चीज़ें समझा सके। आप कॉम्प्रेशन मेंबर पढ़ चुके हैं आरसीसी का, जो कॉलम था आपका यूनिट नंबर 5। आप फ्लेक्सर मेंबर पढ़ चुके हैं बीम, तो जो आप बीम पढ़े हैं वो आपको यहाँ स्टील बीम में आके लागू हो जाएगा। जो आप कॉलम में पढ़े हैं वो आपको यहाँ कॉम्प्रेशन मेंबर में आकर के लागू हो जाएगा। लेकिन किस पे लागू होगा? स्टील के ऊपर लागू होगा। तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अलग होती जाएंगी, फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। इस वजह से यूनिट नंबर 1 और 2 जो है वो लास्ट में आया है। ठीक है, अब आपका सिलेबस जो है ये जो कह रहा है आपको स्टील टेंशन और कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन करने के लिए, ये जो टेंशन मेंबर है यहाँ ये सबसे आपके सिलेबस में अगर देखा जाए तरीके से, अगर स्टील को पढ़ा जाए तो सबसे पहले आपका टेंशन मेंबर जो है ये किसी भी आप उसकी बात कर लीजिए, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का एक जनरल अगर हम लोग सिलेबस का बात करें तो ये आपको लगभग 3rd यूनिट होता है। पहला इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा कनेक्शन होगा, और कनेक्शन के बाद तीसरा जो होगा वो स्टील का टेंशन मेंबर डिज़ाइन होगा, और उसके बाद 4th जो होता है वो आपका कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन होता है, 5th जो होता है वो आपका स्टील बीम होता है। तो 3, 4 और 5 तो आपको ठीक दिया है पढ़ने के लिए। आप पहले टेंशन पढ़ेंगे, फिर आप कंप्रेशन पढ़ेंगे, फिर आप बीम पढ़ेंगे। लेकिन इस 3 को हम अचानक से अगर अभी हम आपको इस लेक्चर को हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मान के चलें और यहाँ पे हम आपको टाइप्स ऑफ सेक्शन बताना शुरू करें टेंशन मेंबर में, और उसके आगे हम स्ट्रेंथ उसका फॉर्मूला वगैरह निकालना शुरू कर दें, यील्डिंग क्या होता है, रप्चर क्या होता है, ब्लॉक शेयर क्या होता है, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सीरियसली अगर आ भी गया तो आपको फॉर्मूलाज जो है वो याद नहीं होंगे, आपको रट्टा मारना पड़ जाएगा। तो मेरा काम है कि हम आपको पहले 1, 2, 3 लेक्चर्स कुछ आपके लगेंगे जो अभी हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि हम कहाँ तक में आपका इस 1.1 पे पहुंचने से पहले कितना हमको आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। हम आपको कुछ लेक्चर्स अभी आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सिर्फ इसको सुनना है, सुन के समझ लेना है बातों को। इसमें से कोई भी डेटा जो है अभी आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताते चलेंगे कि आपको नोट्स में क्या लिखना है, कहाँ पे क्या पूछा जा सकता है। जैसे आरसीसी में कराते आए हैं हम आपको वैसे ही कराते आएंगे। क्यों हम इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को? क्योंकि स्टूडेंट अक्सर इसको रट करके आगे निकल जाते हैं। काम हो जाएगा आपका, आप एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक में आप फॉर्मूलाज को किसी न किसी तरह रट लेंगे। आप यंग एज के स्टूडेंट्स हैं, आपको याद हो जाएगा। बट क्योंकि अगर आप एक कोर्स लिए हैं तो मेरा टारगेट है कि हम आपको स्टील स्ट्रक्चर आज पढ़ा दें ताकि कल आप किसी और को पढ़ा सकें। तो कैसे पढ़ा पाएंगे उसके लिए खुद पहले वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमको अगर 3 लेक्चर लगेगा तो हम 3 लेक्चर लगाना चाहते हैं। अगर आपको नहीं देखना है, आप वो 3 लेक्चर स्किप करके जहाँ से भी आपका सिलेबस स्टार्ट होता है वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे हम कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हुए शॉर्ट में आपको 1 से 2 लेक्चर में हम आपको ये सारी चीज़ें जो है यहाँ तक की बिल्डअप जो है ये हम आपको समझा दें। अब फिर उसके बाद जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो आपका सिलेबस एज इट इज़ चलता रहेगा। इसमें आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में ये 14 आवर्स बताया गया है, जिसमें से आपको लगभग 8 आवर्स के आसपास टेंशन में और 6 आवर्स के आसपास कंप्रेशन मेंबर में लगेगा। तो जैसे यूनिट नंबर 3 लेंदी था, हम लोग 19 लेक्चर्स में उसको कवर किए, उसी तरह आपका यूनिट नंबर 1 भी लेंदी होगा, इसमें भी लेक्चर ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वाला यूनिट होगा वो बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है और डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो आप स्टील टेंशन मेंबर सोच रहे हैं, कंप्रेशन मेंबर सोच रहे हैं, तो अब आपके दिमाग में अब आना शुरू होगा कि ये चीज़ें कहाँ लगती हैं। तो आपको सबसे पहले जो अभी तक आप अपना जो सिलेबस में पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 3, 4 और 5, तो आपके दिमाग में था जब भी हम कोई डिस्कशन करते थे तो हम कहते थे एक नॉर्मल आरसीसी के बिल्डिंग के बारे में। तो दिमाग में एक इमेजिनेशन बनता था कि हम इस वाले बीम को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर लोड आ रहा है, तो आप समझ जाते थे कि ये लोड कौन होगा। वो लोग होंगे जो घरों में रहते हैं, जो फ्लोर पे रहते हैं, उस फ्लोर का लोड वो क्या करते हैं, बीम पे देते हैं। उस बीम के ऊपर एक दीवार भी आ रहा होता है और आपके छत का लोड भी आधा जा रहा होता है। तो वो 2 तरह की लोड्स को मिलाता है और फिर उसके हिसाब से बेंडिंग मोमेंट आता है, और उस बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से हम अंडर एनफोर्स्ड, ओवर एनफोर्स्ड, बैलेंस्ड, ये सारी कहानी करते हैं। उसमें रेनफोर्समेंट निकालते हैं, शेयर चेक करते हैं, उसमें स्टीरअप्स निकालते हैं, और साइड पे मिस्त्री को बता देते हैं कि आपको इतना इतना लगाना है, इतना इतना बनाना है कंक्रीट। वो बना करके उसको कंस्ट्रक्शन कर देता है।
ये दिमाग में अभी तक था क्योंकि हम यूनिट नंबर 3, 4 और 5 में इस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे थे। अब जब हम बात कर रहे हैं आपको स्टील स्ट्रक्चर के बारे में, तो प्राइमरी जो आपका फोकस होगा यूनिट नंबर 1 और 2 में, वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में ये स्टील का ट्रस आना चाहिए, जो अक्सर आप ब्रिजेस वगैरह में देखते हैं, कहीं फ्लाईओवर्स में देखते हैं, इस तरह से आपका स्टील का ट्रस बना हुआ रहता है। आप अपने इनिशियल ईयर्स में हो सकता है कि इसको आप अपने मॉस या टॉस में पढ़े भी होंगे। इसका आप पढ़े होंगे एनालिसिस इन द सेंस कि आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लोड लग रहा है, वो लोड लग रहा है 500 किलो न्यूटन का, तो आपको पूछा जाता है इस मेंबर में कितना स्ट्रेस आ रहा है, टेंसाइल आ रहा है कि कॉम्प्रेसिव आ रहा है, फोर्स कितना आ रहा है, ये फोर्स बताइए, इस वाले में कितना फोर्स आ रहा है, इस वाले में कितना फोर्स आ रहा है। तो आप इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, इसमें और इसमें जो भी जहाँ पे भी नोन रहता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, या मान लीजिए आपका यहाँ से सबसे पहले आप रिएक्शन निकाले, तो इस लोड का आप रिएक्शन निकाल लिए, अगर ये सिमिलर है तो मान लीजिए हाफ हाफ आ गया 250, तो यहाँ से आपको क्या हुआ कि एक फोर्स मिला, इसका आप वाई कॉम्पोनेंट निकाले, इसका फोर्स मिला, ऐसे करते 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 सारे फोर्स निकाल लिए। फोर्स निकाल के क्या किए? कुछ नहीं किए, न्यूमेरिकल वहीं पे एंड कर दिए। सिलेबस आपको वहाँ पे उतना ही अलाउ करता था कि पहले सारे मेंबर के अंदर फोर्स निकालो, आप सारे मेंबर के अंदर फोर्स निकाल लेते थे। ये कैलकुलेशन अब आपको यहाँ दोबारा नहीं करना है, ये करवाया गया था इसीलिए कि अगर आप इस फील्ड में आगे जाना चाहें तो आपको पता रहे कि आपको फोर्स किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो आपको फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शंस दोनों आपको बताया गया। ठीक है, रिजल्ट क्या निकला उस वाले जो आप सेमेस्टर में पढ़े, वहाँ पे रिजल्ट ये निकला कि आप लास्ट में बताए कि इसको अगर हम लोग बोल दें ए, इसको बोल दें बी, सी, डी, तो फॉर एग्जांपल आप बताए कि फोर्स इन ए बी आप बताए 40 किलो न्यूटन टेंसाइल, फोर्स इन बी सी ये आप बताए 80 किलो न्यूटन टेंसाइल, फोर्स इन इसको हम बोल देते हैं ई, इसको हम बोल देते हैं एफ, तो आप बोले फोर्स इन ई एफ इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव। ये वैल्यूज़ हम ऐसे ही ले रहे हैं अपने हिसाब से, ये एग्जैक्ट कोई ऐसा किसका कैलकुलेशन नहीं है, आंसर नहीं है। ठीक है, तो आप ये इतने सारे फोर्स निकाले, क्यों निकाले? और ये जो लिखे टी और सी लिखे, ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इस ट्रस में कुछ मेंबर्स हैं जो इसके ऊपर कॉम्प्रेसिव लोड आ रहा है, जैसे ये वाला मेंबर इसके ऊपर कॉम्प्रेसिव आ रहा है। ठीक है, ये वाला मेंबर है ए बी बी सी, इनके ऊपर आप देख रहे हैं कि आप टेंसाइल लिखे हैं, इनके ऊपर टेंसाइल फोर्स आ रहा है, तो इसके ऊपर कॉम्प्रेसिव और इनके ऊपर टेंसाइल फोर्स आ रहा है। तो आप जब ये निकाल लिए, तो अब अगर हम आपको कहते हैं कि ए बी में एक हमको स्टील का स्ट्रक्चर लगाना है, एक मेंबर लगाना है, कोई भी, चाहे आप रॉड लगा लीजिए, चाहे आप एंगल लगा लीजिए, अभी हम बताएंगे आगे, कोई भी टाइप का चीज़ हम लगाने बोले, तो आप पूछेंगे ना कि मार्केट से कौन से साइज़ का खरीद के लाना है। अगर हम एक आई सेक्शन की बात करें, जनरल सब लोग आई सेक्शन के बारे में जानते हैं, कैलकुलेशन में तो हम लोग पूरा ही पढ़ते हैं, उसमें मॉस टॉस में ये आई सेक्शन अक्सर पुराने ज़माने में आप देखेंगे घरों में बीम का काम किया करता था। तो इस आई सेक्शन को अगर हम बोलेंगे मार्केट से ख़रीद के लाओ, तो आप दो चीज़ पूछेंगे, या एटलीस्ट एक चीज़ तो ज़रूर पूछेंगे कि इस आई सेक्शन को हम लोग हाइट के हिसाब से डिफ़ाइन करते हैं अलग अलग। जैसे कि आपका स्टील है, तो स्टील जो अभी तक आप यूज़ कर रहे थे वो क्या था, 8 mm का, 10 mm का, 12 mm का, ये सब आप यूज़ कर रहे थे ना। तो अगर हम बोलेंगे कि हमको घर बनाना है, मार्केट से स्टील खरीद के ले आओ, तो आप एटलीस्ट कितना लाना है ये तो बाद में पूछेंगे, पहले ये तो पूछेंगे कि कौन से डायामीटर का खरीदना है, तभी तो मार्केट जाके आप खरीदेंगे। तो उसी तरह से जब आई सेक्शन की बात होगी, या फिर कोई इस तरह का एक एंगल सेक्शन होगा जिसको हम लोग एल सेक्शन भी बोलते हैं, इस तरह का कोई सेक्शन की बात होगी, तो आप एटलीस्ट एक चीज़ तो जानना चाहेंगे ना कि इसका कुछ तो साइज़ बता दीजिए। तो साइज़ बता दीजिए, तो जैसे मान लीजिए हम बोले कि ये 500 mm हाइट का हमको चाहिए, तो ये 500 का भी आता है, ये आपको इस तरह का 400 का भी आता है, सेम इसी आई सेक्शन को, ये आपको टोटल हाइट जो है ये 400 भी हो सकता है, ये 300 भी हो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये दुकान में बैठे बैठे आप इसको कट करके आप दे देंगे, ये जो कंपनी में स्टील की जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो टाटा स्टील जैसे आप जानते हैं, वहाँ जो ये बना, वहाँ से ये सप्लाई होकर के आपके शहरों में आता है। तो जो भी साइज़ मार्केट में अवेलेबल होगा वही आपको मिलेगा। आपको पता कैसे चलेगा कि 500 वाला स्टील खरीदना है, 400 वाला खरीदना है या 300 वाला खरीदना है? तुक्का तो लगाएंगे नहीं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगा।
तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि आपके ये वाला मेंबर में अगर आपको यहाँ पे एक स्टील इस तरह से आई सेक्शन रखना है तो ये वाला आई सेक्शन में फोर्स कितना आ रहा है पहले ये पता कर लो। जैसे बीम में पता किए बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट पता चलेगा, उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितना हम लोगों को परसेंटेज ऑफ स्टील देना है। शेयर फोर्स आएगा तो शेयर फोर्स निकालेंगे, शेयर स्ट्रेस निकालेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कितना स्टीरअप देना है। उसी तरह यहाँ हम लोग निकालते हैं ये फोर्स। ये फोर्स जब निकल जाता है तो हम लोगों को ये समझ में आ जाता है कि हम लोगों को इस फोर्स के लिए डिज़ाइन करना है। अब अगर यहाँ पे सिर्फ 40 का फोर्स आ रहा है और यहाँ पे अगर आपका 80 का फोर्स आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बीम का साइज़ लगेगा वो इस वाले के कंपैरिजन में कम लगेगा ना। आप कह सकते हैं कि हाफ भी लग सकता है अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन, अगर लीनियर रिलेशन निकलेगा तो 80 में अगर आपको 500 वाला बीम लग रहा है तो 40 में आप कह सकते हैं कि आपको सर 250 वाला बीम लगेगा, मतलब ये हाइट 250 हो जाएगा, उसी हिसाब से आपका पैसा लगेगा। तो कैसे डिसाइड होगा? ये फोर्स के हिसाब से। तो आप अब तक क्या किए, ये फोर्स निकालना सीख गए। चाहे अभी आपको आता हो या नहीं आता हो उस चीज़ को भूल जाइए, क्योंकि उसका अब आपको काम फिलहाल इस सेमेस्टर को पास करने में नहीं लगेगा, लेकिन टेक्निकली आना चाहिए। अगर आप भूल गए हैं तो आप उसको इसलिए याद रखिए क्योंकि वो आपका बेनिफिट होता है। यहाँ बेनिफिट होगा, नेक्स्ट ईयर आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम में बैठने जाएंगे, वहाँ इससे क्वेश्चन आएगा, वहाँ बेनिफिट होगा। कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे जॉब का, अगर डिज़ाइन वाले फील्ड को चूज़ करते हैं तो वो आपसे पूछना चाहेगा कि आपको फोर्स सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है, क्योंकि वो बेसिक है। तो आपको एक छोटा सा वो इस तरह से ट्रस्ट बना के दे देगा। अब बोलेगा कि इसमें आपको यहाँ पे लोड लगा दे रहे हैं 500, यहाँ लगा दे रहे हैं 500, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये छोटा सा अब बोल देगा कि एटलीस्ट 2 मेंबर में बता दीजिए, तो वो ताकि आपका 2 से 3 मिनट लगे और आप एक कैलकुलेशन करके बता सकिए। इसके लिए आपको वो आना चाहिए। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। स्टील स्ट्रक्चर, ये जो डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर है, ये आप 70 में 70 यहाँ ला सकते हैं एक्सटर्नल में, बिना इसको जाने हुए भी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि प्रोसेस पूरा क्या होता है, ठीक है। तो ये फोर्स निकालना आपका काम था, फोर्स निकालना आपको आ गया। अब इस सेमेस्टर में यूनिट नंबर 1 और 2 में आपको पढ़ना है कि ये इस फोर्स के हिसाब से ये वाला कितने साइज़ का आपको आई सेक्शन या एल सेक्शन या सी सेक्शन, जो भी सेक्शन आप खरीदेंगे मार्केट से, वो कितने साइज़ का खरीदना है। तो कितने साइज़ का खरीदने के लिए इसका मतलब है कि आपको कैलकुलेशन करके ये निकालना है कि कितना थिकनेस रिक्वायर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। ये हाइट कितना रिक्वायर्ड है, कितना ये वाला, इसको वेब बोलते हैं, इसको फ्लेंज बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, नहीं तो हम अभी बता देते हैं। ये फ्लेंज हुआ और ये आपका वेब हुआ। तो फ्लेंज का ये वाला थिकनेस कितना होगा, वेब का थिकनेस कितना होगा, ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी होगी, क्योंकि ये अलग अलग थिकनेस का भी आता है मार्केट में। सेम हाइट है 500 का, लेकिन ये कई बार हो सकता है ये आपको 12 mm का भी थिकनेस वाला होगा, 8 mm का भी थिकनेस वाला होगा, 10 mm का भी थिकनेस वाला होगा। तो आपको कौन सा वाला थिकनेस का चाहिए, कौन सा वाले हाइट का चाहिए, यही निकलेगा आपके इस पूरे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में। जो आप कैलकुलेशन करेंगे यही चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। अब इसको, ये है आपका फाइनल रिजल्ट जो हम लोग स्टील में जैसे निकालते थे ना कि 316 के बार हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ये था फाइनल रिजल्ट। इसको निकालने के लिए आप क्या क्या चीज़ें निकालते थे, AST निकालते थे, आप MU लिमिट भी निकालते थे, अगर बैलेंस सेक्शन है तो आप XU निकालते थे, XU लिमिट से चेक करते थे उसको, इतने सारे कैलकुलेशन करते थे और अल्टीमेटली यहाँ पहुँचते थे, PT निकालते थे। अब स्टील स्ट्रक्चर के क्वेश्चन में क्या करता है, कई बार आपको सिर्फ पूछ देगा कि MU लिमिट बता दीजिए, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट नहीं देता है। SBT भी जानता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे स्टील के न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे। कुछ तो थ्योरी पूछता है इसमें से, अब बाकी आपको वो न्यूमेरिकल जो है वो आसान पूछता है। आसान मतलब है कि एकदम फाइनल रिजल्ट तक नहीं पूछेगा, बीच का कोई एक स्टेप आपको पूछ देगा कि ये स्टेप, ये वैल्यू बता दीजिए। तो ये फोर्स तो आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये खत्म हो गया पुराना, 3rd 4th सेमेस्टर की बात है। अब आपको बोलेगा कि बता दीजिए कि इस टेंशन मेंबर में मैक्सिमम इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है, जो हम लोग अभी तक कॉलम वगैरह में निकाल लेते ना, PU निकाल करके आए हम लोग लास्ट यूनिट में। उसी तरह से इसमें पूछ देगा कि TU कितना निकाल सकता है ये, तो उसका कुछ इसका मतलब है कि सेम फिर सिग्मा इंटू ए वही वाला कहानी चलेगा, क्योंकि TU पूछा मतलब किलो न्यूटन में फोर्स पूछ रहा है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे न्यूटन पर mm² का स्ट्रेस इंटू mm² का एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन में आएगा, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो किलो न्यूटन में आपको फोर्स पता चल जाएगा। तो जो ये मूल कॉन्सेप्ट है यही यहाँ भी फॉलो होगा यूनिट नंबर 1 में भी। इसी के लिए हम आपको 3, 4, 5 पहले पढ़ाए हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि फिर से सिग्मा इंटू ए करना है। अब क्या करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है RCC से, क्योंकि RCC में 0.446 FCK निकलता था कंक्रीट का, अब प्लस करना पड़ता था 0.87 FY स्टील वाले के साथ। अब इन दोनों को कंबाइन करना, दोनों अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, अलग अलग मटेरियल्स है, इसलिए आपको कहानी थोड़ा अलग अलग हो रहा था। यहाँ बस एक स्टील है,
पूरा स्टील है, उसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी है स्टील की प्रॉपर्टी, तो जो भी सिग्मा निकलेगा वो एक निकलेगा, इसमें प्लस वाला सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, तो मूल याद रखना है कि कोई भी फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, बस याद रखिए कि इसका सिग्मा ढूंढ लीजिए या याद कर लीजिए, ए याद कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा। आप देखेंगे आगे जब हम बढ़ेंगे यूनिट में तो हम भी फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे जानबूझ करके, ताकि हम वहाँ पे डिराइव कर करके आपको फॉर्मूला वहीं पे बना सके। क्योंकि फॉर्मूला याद रखना मेरे लिए आसान है, हम आपको एक बार रीडिंग देंगे हमको फॉर्मूला याद हो जाएगा। हम इसलिए भी जानबूझ के कि जब भी हम स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं हम फॉर्मूला इसलिए नहीं याद रखते हैं ताकि हम आपको ये बता सकें कि फॉर्मूला कैसे खड़े खड़े बनाया जा सकता है। 2 मिनट का कैलकुलेशन एग्जाम में आपको लगेगा, आप रफ करना शुरू करेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट क्या करना है, क्या डिराइव करना है, वैसे अपने आप आपको लास्ट में फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है स्टील स्ट्रक्चर, इसको डिज़ाइन करने के लिए फिर से कोई किसी कोड का हेल्प लेना पड़ेगा कि मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, परमिसिबल कितना होगा, ये बताएगा आपको IS 800। अब IS 800 का 2 पार्ट मार्केट में बहुत पॉपुलर है। पहला एक है जिसका जो ईयर है वो है 1984 और दूसरा जो है वो है 2007। फिर सेम वैसे ही IS 456 के जैसा IS 456 का भी भले मार्केट में पॉपुलर दोनों ही है, पॉपुलर एक ही है, एक है 1978 वाला, एक है 2000 वाला। तो आप 2000 वाले को जानते हैं, 1978 वाले जो पुराने लोग हैं जो सीनियर हैं वो जानते हैं, ये वर्क करता था वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कॉन्सेप्ट पे। और जब कॉन्सेप्ट नया आया लिमिट स्टेट मेथड का तो 2000 से उसको अप्लाई किया गया, तो ये लिमिट स्टेट मेथड वाला जो आपका कोड हो गया। सेम उसी तरह से 1984 वाला वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से डिज़ाइन बताएगा और 2000 वाला लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से डिज़ाइन बताएगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप 1984 वाले कोड के हिसाब से पढ़ेंगे नॉलेज के लिए, और इस सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे 2007 वाले के हिसाब से, मतलब लिमिट स्टेट के हिसाब से। तो पूरा ये जो आपका 5 यूनिट है वो लिमिट स्टेट वाला ही है। यहाँ भी 2000 के हिसाब से भी पढ़े, यहाँ 2007 के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आपका जो IS कोड होगा, कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि किस कोड को हम लोग फॉलो करते हैं स्टील स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के लिए, तो हम लोग IS 800 2007 को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग किस मेंबर को डिज़ाइन करेंगे, क्या हम लोग निकालने वाले हैं। अब जैसे ये टेंशन मेंबर है वैसे ही आपका कंप्रेशन मेंबर भी आएगा। सेम फिर कंप्रेशन मेंबर में भी लोड आपको पता चल गया कि 60 किलोन्यूटन कंप्रेसिव है। अब 60 किलोन्यूटन के हिसाब से आपको देखना है कि इसमें साइज़ क्या रिक्वायर्ड होगा, या नहीं तो आपको बता देगा कि हम एक आई सेक्शन यूज़ किए हैं ISMB 350, वो बोलेगा बताइए ये वाला जो मेंबर है कितना मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता है। तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना है सेम कॉलम वाले की तरह, और आपको निकालना है कि ISMB 350 का मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है। फॉर एग्जांपल निकल करके आया 500 किलो न्यूटन, ये इतना लोड उठा सकता है। आपके बिल्डिंग पे लोड आ रहा है 400 किलो न्यूटन, तो ऑब्वियसली ये 500 वाला, जब ये ISMB 350 500 उठा सकता है तो 400 किलो न्यूटन भी उठा सकता है। तो आप चेक करेंगे कि 300 वाला चेक कर लेते हैं, हो सकता है 300 वाला जो है वो 425 किलो न्यूटन उठाता हो, तो फिर आपका 350 वाला क्यों खरीदेंगे, फिर 300 वाला खरीदेंगे, थोड़ा सा तो पैसा बचेगा। और ऐसे ही करते करते अगर आपको 40 जगह पे ये लगाना है तो 40 गुना पैसा बचेगा। तो यही कैलकुलेशन स्टील स्ट्रक्चर में हम लोगों को करना है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको और समझनी है। क्या समझना है, ट्रस के बारे में आपको समझना है। ये आपका एक ट्रस है, हम इस ट्रस को अलग अलग उससे कलर से बनाते हैं क्योंकि समझाने में ईजी हो जाएगा। ये 3 मेंबर्स हम बनाए ABCD, और इसको जोड़ेगा आपको यहाँ से एक मेंबर, अब आप बोलेंगे कि हम इसको अलग अलग कलर से बनाए हैं, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न होगा, क्योंकि लास्ट वाले अभी स्लाइड में तो हम आपको इसको टोटल रेड से ही बनाए थे। इसको अलग अलग बनाने का एक रीज़न है। अब यहाँ से आप वापस आ जाइए, आपका जो डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर आप पढ़े थे उसके कॉन्सेप्ट को आप वापस आ जाइए।
मान के चलिए कि आपका ये जो है इसको हम यहाँ ऐसा एक बीम की तरह बना देते हैं। मान लीजिए ये पूरा जो है इसका नेमिंग कर देते हैं EFG। इस पूरे को आप मानिए कि एक ये रेक्टेंगुलर बीम है, अगर इस तरह से यहाँ A है, यहाँ D है, यहाँ पे E है, यहाँ पे G है, बीच में यहाँ पे B बना दीजिए, C बना दीजिए। हम इसको मान लेते हैं कि एक आपका अगर ऐसा एक रेक्टेंगुलर बीम आप बनाते, इसके ऊपर अगर आपका कोई इस तरह से लोड आता तो ये क्या होता, ये बेंड करता तो ये कुछ ऐसा बेंड करता। इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो जब ये ऐसा बेंड करता तो ये वाला क्या बन जाता, कंप्रेशन वाला आपका फेस बन जाता, और ये वाला आपका टेंशन वाला फेस बन जाता। ये आप आरसीसी में पढ़े हैं। इसका एक सेंटर यहाँ से एक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो आपका पास करता, जिसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और टॉप से इसका हाइट को हम लोग बोल देते हैं XU। हम लोग ये निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक प्योर इस तरह का सिर्फ कंक्रीट बनाते तो इसका न्यूट्रल एक्सिस इसके सेंटर पे लाई करता। लेकिन हम लोग क्या किए, यहाँ पे कुछ छड़ लगा दिए, वो भी अलग प्रॉपर्टी का जो कंक्रीट से अलग है। तो ये क्या हो गया, थोड़ा डिसबैलेंस हुआ। तो कितना डिसबैलेंस हुआ, अब इसका कोई नॉर्मल स्ट्रेट रिलेशन नहीं है। तो इसका रिलेशन कैसे बनाए हम लोग, XU = 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCKB से ये निकाले क्या, ये वाला हाइट जो कुछ सेंटर के आसपास निकला, एग्जैक्टली सेंटर नहीं निकला। ये क्यों निकाले, ताकि हमको ये पता चले कि मेरा जो ये वाला जोन है, जो ये ऊपर वाला जो ये बेंड कर रहा है, ये मेरा क्या है, इसमें कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, इसमें ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है। तो इसमें हम लोग सारा कैलकुलेशन में क्या किए, कंप्रेशन की बात किए, चाहे स्टील लगाए ऊपर, चाहे कंक्रीट लगाए ऊपर। नीचे वाला जो मेरा जोन था उसमें हम मान के चले कि इसमें मेरा टेंशन आ रहा है। मान के क्या चले, एक्चुअल में टेंशन ही आ रहा है इसमें। तो टेंशन आ रहा है, तो इसमें हम लोगों को पता था कि कंक्रीट हम लोगों का टेंशन में वीक है, तो हम लोग स्टील लगाए। तो कितना स्टील लगाए, कहाँ पे लगाए, वो सब डिसाइड किए। तो जब आप इस तरह के किसी एक सेक्शन को बेंड करते हैं, जब वो कोई भी एक चीज़, जब आप यहाँ पे सपोर्ट दिए, यहाँ पे इस तरह से आप दीवार दिए, यहाँ पे आप दीवार दिए, लेकिन बीच में तो ये खाली है, इसको बोलते हैं सस्पेंडेड, झूलता हुआ। तो जब ये इस तरह से बीच में सस्पेंडेड रहता है तो ये नीचे की तरफ तो बेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट करेगा, ये इसको अपने तरफ खींचना चाहेगा। तो या तो ये मेंबर नहीं बेंड होगा, अगर ये बहुत सफिशिएंट, इसमें आप जितना भी लोड पड़ रहा है उसके हिसाब से आप साइज़ इसका ज़्यादा दे दिए, तो ये बिल्कुल भी बेंड नहीं करेगा, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हो रहा था। हम लोग थोड़ा सा लिमिट स्टेट मेथड में बेंड करना अलाउ किए, लेकिन एक लिमिट तक अलाउ किए। तो जब भी बेंड होगा कोई भी मेंबर, स्टील हो, आरसीसी हो, प्योर कंक्रीट हो, ऊपर में कंप्रेशन, नीचे में टेंशन आएगा। तो जब भी ये ट्रस भी आपका इसके ऊपर लोड आता है, मान लीजिए गाड़ी चाहे यहाँ चले, चाहे गाड़ी आपका यहाँ से चले, आपका इस ट्रस में क्या होगा, लोड आएगा। तो ये ट्रस आपको क्या होगा, बेंड करना चाहेगा। हम आपको समझाने की तरह से ये सारा एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपको एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जो हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी इसमें भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, हम आपको अभी एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में कुछ एक दो चीज़ें समझाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम आपको एक ये एग्जांपल दे रहे हैं बीम का। अब एग्जैक्टली इसी चीज़ को पकड़ के बैठे नहीं रहना है कि ऐसा ही होता है, इसमें भी अभी बहुत सारी कहानियाँ हैं, ठीक है। तो ये जो हम आपको अलग अलग कलर से बनाया है, तो जब भी इस तरह के एक ट्रस में, चाहे यहाँ से व्हीकल जाता हो, चाहे यहाँ से व्हीकल जाता हो, आपको ये क्या करेगा, एक तरह से बेंड करने का इसमें एक टेंडेंसी आएगा। क्योंकि इसमें आप समझते हैं कि आपका सपोर्ट यहाँ होगा, मान लेते हैं यहाँ होगा, यहाँ होगा। जब हम लोग पिलर्स देखते हैं, पिलर्स, वो पिलर्स कुछ कुछ गैप पे होते हैं ना, तो ये मान लीजिए आपका ऐसा आपका पिलर्स होगा, लेकिन बीच में तो कुछ पोर्शन खाली है, तो ये पोर्शन आपको कुछ इस तरह से बेंड करने का टेंडेंसी आएगा, होगा नहीं। हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ऊपर का जो ये वाला, हम यहाँ पे अगर हम एक न्यूट्रल एक्सिस बना दें, तो ऊपर का जो जोन है ये वाला, इसमें जितना भी मेंबर आपको आ रहा है, इसमें हमेशा कौन सा फोर्स आएगा, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमेशा कंप्रेशन आएगा। क्योंकि लोड अगर ऊपर से पड़ रहा है तो फिर आपका जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये नीचे जाएगा, और ये यहाँ कुछ ऐसा नीचे आएगा। तो नीचे वाला जो ये पोर्शन होगा, जो इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे रहेगा, इसमें हमेशा क्या होगा, टेंशन होगा। इसीलिए अभी आप थोड़ी देर पहले देखे होंगे कि जब हम फोर्स इन AB लिखे, तो जो भी वैल्यू लिखे साथ में हम आपको क्या लिखे, टेंसाइल
फोर्स इन BC लिखे, जो भी लिखे साथ में लिखे टेंसाइल। इस वाले मेंबर्स को जब भी हम लिखे हम टेंसाइल लिखे। जब हम ऊपर वाले मेंबर्स को लिखे फोर्स इन EF, तो हम आप देखे होंगे कि यहाँ पे लिखे आपको कॉम्प्रेसिव। क्यों लिखे? क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम ऊपर वाले किसी मेंबर की बात कर रहे हैं उसमें कंप्रेशन आना ही आना है। अगर कैलकुलेशन में टेंशन निकल के आया है इसका मतलब है कि कैलकुलेशन में गलती हुई है आपसे कहीं पे। एग्ज़ाम में एग्जामिनर यही चेक करता था प्रीवियस सेमेस्टर्स में। जैसे ही आप फोर्स इन EF पूछा, वैल्यू कुछ भी आए, आंसर तो कंप्रेसिव ही आना है ना हर हाल में, क्योंकि ये तो ऊपर का मेंबर है, लोड ऊपर से पड़ रहा है। नीचे से पड़ रहा होता तो टेंशन इसमें आता, कंप्रेशन इसमें आता। लोड ऊपर से पड़ रहा है तो इसमें कंप्रेशन, इसमें टेंशन आएगा। तो अगर ये 3 लाल वाले मेंबर्स में से एक में भी अगर फोर्स कंप्रेसिव आ रहा है तो गलत आ रहा है, कैलकुलेशन गलत है। अगर इन तीनों में टेंसाइल आ रहा है तो कैलकुलेशन ठीक है। अब वैल्यू सही आया कि नहीं वो तो आपके कैलकुलेशन को चेक किया जाता है। यहाँ पे भी लोड आपका टेंशन नहीं आ सकता है। तो हम यहाँ पे ग्रीन से आपको दिखाए हैं कॉम्प्रेसिव मेंबर्स, जो कॉम्प्रेशन मेंबर्स जिसको आप कहेंगे, जो आप डिज़ाइन करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 में। ये जो हम आपको रेड से दिखाए हैं इसको हम आपको दिखाए हैं टेंशन मेंबर्स। ये वो मेंबर्स है जिनमें टेंशन आएगा। आपको यूनिट नंबर 1 में ये डिज़ाइन करना है। उसके बाद जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें कॉम्प्रेशन मेंबर्स आपको डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। फिर आएगा बीम्स की बात, तो बीम्स ट्रस में नहीं होता है, वो हम लोग एक अलग बिल्डिंग्स का आपको एग्जांपल ले लेंगे या फैक्ट्री का एग्जांपल ले लेंगे। अभी यूनिट नंबर 1 में आपको ये जो ट्रस है ये आपके काम आएगा समझने के लिए। अब जब भी हम टेंशन मेंबर बोलेंगे डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इन नीचे वाले मेंबर्स की। कॉम्प्रेशन मेंबर डिज़ाइन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ऊपर वाले मेंबर्स की। अब आपका नेक्स्ट सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि फिर ये बीच वाले मेंबर्स क्या होते हैं। ये आपको आधा यहाँ से, अब ये स्टील है तो एक, आप यहाँ पे कनेक्शन बनाए, यहाँ पे कनेक्शन बनाए, ये न्यूट्रल एक्सिस तो इमेजिनरी है ना, तो ये वाला स्टील आप लगाए हैं तो फिर इसमें आप सोचेंगे कि यहाँ आ रहा है टेंशन, यहाँ आ रहा है कंप्रेशन। तो इस स्टील में एक्चुअली में क्या आ रहा होगा? तो इस स्टील में एक्चुअली में दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो वाले का इफेक्ट लिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो ज़्यादा होगा उसी की वजह से टूटेगा ना। अगर टेंशन में इसका कैपेसिटी 100 किलो न्यूटन है, कंप्रेशन में इसका कैपेसिटी 200 किलो न्यूटन है, तो आप एक्चुअल लोड चेक करेंगे। अगर आपका एक्चुअल लोड आ रहा है 110, तो फिर आप उसको यहाँ नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेंशन में तो ये 100 पे ही फेल हो जाएगा ना। अब आपका जैसे ही 101 का लोड पड़ा तो ये टेंशन की वजह से फेल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर आपको यहाँ पे दूसरा मेंबर लगाना पड़ेगा। मतलब है आपका लोड कितना आ रहा है वो दोनों में से जो मिनिमम कैपेसिटी होगा उससे भी लोड कम रहना चाहिए। जो चीज़ 101 पे टूट सकता है किलो न्यूटन पे, वो 200 किलो न्यूटन तक तो कभी पहुँचेगा ही नहीं ना, क्योंकि जैसे ही 100 से किलो न्यूटन पार होगा वैसे ही वो टूटना शुरू हो जाएगा, तो वैसे ही वो फेलियर हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका सेफ लोड कितना हो जाएगा? 99 किलो न्यूटन। तो इस तरह के मेंबर को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल मेंबर्स। इसका एक नाम आप आगे पढ़ेंगे, जब हम आपको आगे सिलेबस पढ़ाएंगे तो यूनिट नंबर 1 में एक स्लेंडरनेस रेशियो, फिर से आपका एक वैल्यू आएगा। उस स्लेंडरनेस रेशियो वाले टेबल में आप देखेंगे रिवर्सल मेंबर्स के बारे में बताया गया है। रिवर्सल मेंबर्स क्या होते हैं? जिसमें अभी टेंशन गवर्न कर रहा है, 1 घंटे बाद आप देखेंगे कॉम्प्रेशन गवर्न करेगा। गाड़ी नहीं चल रही थी, हो सकता है कॉम्प्रेशन आ रहा था, जैसी गाड़ी आई उसमें हो सकता है टेंशन आ गया। इनमें ये कभी नहीं होगा, ये हमेशा से कॉम्प्रेशन मेंबर है, ये हमेशा से टेंशन मेंबर है। इनका वाइट वाले का स्टोरी अभी क्लियर नहीं होता है, ये हर 2 घंटे पे टेंशन और कॉम्प्रेशन बदलते रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको दोनों के लिए डिज़ाइन करना पड़ता है। तो पहले इसको सीखेंगे तभी तो दोनों होगा ना पूरा। तो इसलिए आपके सिलेबस में आप टेंशन सीखेंगे, आप कंप्रेशन सीखेंगे। मान लीजिए कि आपको एक लोड आ रहा है 80 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन के हिसाब से आप डिज़ाइन किए, टेंशन मेंबर बनाए। उसको पहले आप सोचे कि ये टेंशन मेंबर है, आपको निकल करके आया ISMB 300 का आपको आई सेक्शन आया। आप कंप्रेशन मेंबर के हिसाब से डिज़ाइन किए, आपको आया ISMB 350। तो इसका मतलब है कि अगर आप ISMB 300 देंगे तो टेंशन वाले लोड में तो वो सेफ रहेगा, लेकिन जैसे ही कंप्रेशन होगा तो ये कम पड़ जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन में उसको रिक्वायर्ड कितना था 350 वाला। अगर आप इसको प्रोवाइड कर देंगे तो कंप्रेशन में तो ये सेफ रहेगा ही रहेगा, लेकिन जैसे ही टेंशन फोर्स आएगा तो ये उसको भी बियर कर लेगा, क्योंकि जब 350 वाला आप प्रोवाइड कर रहे हैं और 300 वाला ही रिक्वायर्ड था टेंशन के लिए, तो 350 वाला तो दोनों को बियर कर लेगा ना। तो फिर हम लोग इसको चूज़ करते हैं। तो इसलिए रिवर्सल मेंबर के लिए कोई अलग सा यूनिट, अलग सा पढ़ाई नहीं होता है। टेंशन पढ़िए, टेंशन सीख लीजिए, कंप्रेशन पढ़िए, कंप्रेशन सीख लीजिए, दोनों का आंसर निकालिए, दोनों को चेक कर लीजिए। तो आपके सिलेबस में आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसलिए आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आपका रिवर्सल मेंबर्स होते हैं।
क्योंकि जब आप स्लेंडरनेस रेशियो पढ़ेंगे एग्जाम में आपको 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि मेंबर जिसमें लोड या स्ट्रेस रिवर्सल हो सकता है उसमें स्लेंडरनेस रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू कितना परमिसिबल है, और वो वाला टेबल आपको याद होना ही होना है। आज से लेकर के एसएससी जेई और आपको आगे डिजाइनिंग करने में आगे के दिनों तक आपको ये वैल्यू काम आता है, तो आपको वो वाला टेबल याद होना ही होना है। तो एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन अक्सर रिवर्सल वाले से पूछ लेता है, क्योंकि टेंशन कॉम्प्रेशन का वैल्यू आसानी से याद हो जाता है। सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला वैल्यू होता है, रिवर्सल मेंबर का वैल्यू होता है, बीच वाला वैल्यू, इसको याद करना प्रॉब्लमेटिक होता है। एग्जाम में यही वाला अक्सर पूछता है, इसलिए हम आपको समझाए कि पहले समझ में तो आ जाए रिवर्सल मेंबर किसको कहते हैं, अदरवाइज आप रट्टा मार के तो वैसे भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा अभी तक जो हम आपको डिस्कशन किए, ये डिस्कशन यही था कि आपको एक स्टील ट्रस के बारे में कहानियाँ समझ में आ जाए कि होता क्या है। अब आइए टेक्निकल बातों पे। अब ये इतना सारा चीज़ आपको सिर्फ समझाने के लिए था। अब एक्चुअल बात ये है कि एक ट्रस में, स्टील के ट्रस में हमेशा आपको सिर्फ एक्सियल फोर्स आता है, कभी भी आपको बेंडिंग नहीं आता है। इसलिए हम आपको बोले थे, जो हम आपको स्टोरी समझाए थे, एक समझाने के तरीके से समझाए थे कि अगर ये पूरा यहाँ पे सपोर्ट नहीं लगाते आप बीच में, तो ये पूरा कुछ ऐसा झूलता। अगर आप पतला मेंबर्स प्रोवाइड कर देते, आप देखते होंगे कि अगर आप स्टील का ट्रस भी दे रहे हैं, अगर 2 पिलर्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो आप देखते होंगे कि उसका जो यहाँ पे जो आप साइज जो स्टील प्रोवाइड किए हैं, आप वो भी देखते होंगे कि काफ़ी हाई, मतलब उसका हाइट ज़्यादा है, उसका थिकनेस ज़्यादा है। और जब आप छोटा सा रूफ ट्रस देखेंगे कि कहीं अपने घरों में जब आप ऊपर टीन का शेड वगैरह लगाते हैं, उसके लिए अगर आपको रूफ ट्रस वगैरह दिया जाता है, तो आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे के आपको 10 15 16 के आपको स्टील के मेंबर्स यूज़ होते हैं। तो जितना आप स्पैन बढ़ाएंगे, जितना आप लोड बढ़ाएंगे, स्टील का साइज़ उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो आप नॉर्मली इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम इसको हटा दें, इसको सपोर्ट को हटा दें, इसको भी हटा दें, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये मेंबर झूलना तो चाहेगा ही ना, चाहे इस पर लोड एक्सियली आ रहा हो, लेकिन एक झूलने की टेंडेंसी तो बनेगी। तो वो टेंडेंसी जो बनेगी, उसके वजह से कंप्रेशन और टेंशन वाला बिहेवियर समझाने के लिए हम आपको समझाएं। बट एक्चुअल में एक ट्रस में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स आता है। अब ये कैसे एग्जैक्टली श्योर होगा कि जो गाड़ी चल के गई इसके ऊपर, पता कैसे चला कि सिर्फ एक्सियल फोर्स ही आएगा? गाड़ी चल के गई तो गाड़ी तो इस तरह से स्पीड से चल के निकली, अभी यहाँ थी, 1 सेकंड बाद वो गाड़ी यहाँ पे आ गई, 1 सेकंड बाद वो यहाँ पे आ गई। तो जब इस स्टील के ऊपर पूरी खड़ा था, तो ये स्टील तो ऐसे बेंड करना चाहेगा। तो फिर हम कह रहे हैं कि नो बेंडिंग मोमेंट, नो बेंडिंग मोमेंट। इसका मतलब है कि फिर ये कैसे हुआ? तो अब आपको ये चीज़ समझना होगा, ताकि आपको एक कहानी स्टील का समझ में आ जाएगा। कभी अगर आप इस सारे को हम इरेज कर देते हैं, कभी अगर आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाएंगे, वहाँ पे जो आपके जो ट्रैक्स को पार करने के लिए जो आपका पुल बनाया जाता है, आप उसको जब कभी नीचे से देखेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे आपको ये दिखेगा, ऐसे क्रॉस करके आपको मेंबर्स लगे हुए रहते हैं, इस तरह से नीचे से आप देखेंगे तो। लेकिन जब आप इस पुल के ऊपर से चल के जा रहे हैं, तो फिर आपको ये सब नहीं दिखता है, क्योंकि ये तो नीचे रह जाता है ना। जो इस पुल के फ्लोर पे आप चल रहे होते हैं, उसके नीचे से आपको ये इस तरह से क्रॉस किया हुआ दिखता है। तो ये जब आप इसके ऊपर चल रहे होते हैं, तो आप जिसके ऊपर चले वो आपका फ्लोर था। अब वो फ्लोर के ऊपर लोड गया, यूडीएल गया, मान लेते हैं आपका एक इस तरह से यहाँ पे ऐसे आपका फ्लोर है, फिर आपका एक नेक्स्ट फ्लोर ऐसा है, ऐसे ही करते करते आप यहाँ से एक फ्लोर ऐसा है, आप यहाँ पे सीढ़ी से चढ़े इस तरह से, और यहाँ पे आप उतर गए। तो ये 3 फ्लोर जो है, 3 टुकड़ा में आपको इस फ्लोर को कंबाइंड किया गया। तो इसके ऊपर जो लोग खड़े हुए, तो इस पूरे पे तो यूडीएल आया, तो ये फ्लोर क्या हुआ, बेंड करना चाहा, तो वो क्या हुआ, इस वाले के ऊपर और इस वाले के ऊपर अपना लोड को ट्रांसफ़र किया, इस वाले के ऊपर और इस वाले के ऊपर। अगर इस एक ये पूरा बॉक्स को हम उठा के यहाँ इस तरह से रख देंगे, तो इसके ऊपर जो लोड आ रहा है वो क्या होगा, इस वाले मेंबर में और इस वाले मेंबर में ही तो जाएगा ना, क्योंकि उसके ऊपर ये सपोर्टेड रहता है। अब ये दोनों में जो लोड ट्रांसफ़र हुआ, तो इन दोनों में तो बेंडिंग आया, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर लोड ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन ये बेंडिंग जो है, एक आपका इस तरह से मेंबर है, अब इस वाले को हम सिर्फ बना देते हैं, एक इस तरह से आपका मेंबर है, इसके ऊपर आपको लोड इस तरह से ट्रांसफ़र हुआ, तो बेंडिंग तो इसमें अपना आएगा ही, उसको तो बेंडिंग के लिए हम लोग डिज़ाइन करेंगे ही। लेकिन ये अपना लोड को क्या करेगा, लास्ट में इस तरह से 2 सपोर्ट जिस पे ये जुड़ा हुआ है उस पर ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये जो यूडीएल है, ये WL/2 करके क्या बना दिया, फोर्स बना दिया। ये फोर्स कहाँ लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा और यहाँ पे लगा। अब आ जाइए ट्रस में, ये आपका ट्रस है,
मान लीजिए ये आपका ये वही रेलवे का प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे चल रहे हैं इस तरह से। आपको यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यही वाला जो क्रॉस मेंबर है ये यहाँ पे इस वाले एज से उस वाले एज तक जा रहा होगा आपके पैरों के नीचे, जो आपको पता नहीं चल रहा है। तो आपका लोड इस वाले मेंबर पे आया, ये वाला मेंबर को तो हम लोग बेंडिंग के लिए डिज़ाइन करेंगे ही, क्योंकि इसके ऊपर एक्चुअल में बेंडिंग आ रहा है। लेकिन ट्रस किसको कहते हैं? इसको कहते हैं ना हम लोग ट्रस। ये है हम लोगों का ट्रस, ये एक साइड लगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद दूसरे साइड में भी ऐसा ही एक ट्रस लगता है। तो आपका लोड जो है वो यहाँ पे जा रहा है इस तरह से, ऐसे करके। तो ये वाला मेंबर जो ये ट्रस में नहीं आता है, ये ब्रिज का मेंबर हुआ, लेकिन आपके ट्रस का मेंबर ये नहीं हुआ। ट्रस का मेंबर हुआ आपका ये वाला जो ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। तो ये बेंडिंग के लिए डिज़ाइन होगा। और इसका लोड कहाँ पास हुआ? यहाँ। इसका लोड कहाँ पास हुआ? यहाँ। इसका लोड कहाँ पास हुआ? यहाँ। आप देखिए कि इस पूरे ट्रस में 3 जंक्शंस बने हैं, इन 3 जंक्शंस पे आपका लोड जो है वो पास हो रहा है। अब आप इसी ट्रस को घुमा करके ऐसे बनाइए। ये 3 जंक्शंस का नाम दे देते हैं A, B, C। ये यहाँ पे इस तरह से आकर के एक ही जगह पे आकर ये ऐसे कंबाइंड हो जाता है। इसको नाम दे दिए A, B, C। इस पे लोड कहाँ पड़ा? नोड पे। नोड मतलब क्या? जंक्शन पे। इसमें लोड कहाँ पड़ा? जंक्शन पे। इसमें लोड कहाँ पड़ा? जंक्शन पे। अब अगर इस जंक्शन पे मेरा फोर्स ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है तो रिएक्शन में इसमें क्या आएगा? एक रिएक्शन इस तरह से आएगा, जैसा भी इंक्लाइंड है, सीधा रहे कि टेढ़ा रहे, जैसा भी होगा उसी का कंपोनेंट कुछ कॉस थीटा कुछ साइन थीटा करके वैल्यू कम या ज़्यादा जाएगा। मान लीजिए 50 का जा रहा है, अगर यही है कि यहाँ मेंबर ऐसा होता तो इसमें रिएक्शन भी 50 का आता। मान लीजिए हम इंक्लाइन कर दिए, हो सकता है 45 का आएगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो आपको ये वाला जो लोड जा रहा है उसका कुछ रिएक्शन इसमें जा रहा है। ये रिएक्शन क्या जा रहा है? इस मेंबर के साथ साथ ही तो जा रहा है ना, इसके एक्सिस पे जा रहा है, तो इसलिए ये कहलाया आपको एक्सियल लोड। इसलिए आपके ट्रस में अब देखिए यहाँ पे तो जो लोड ट्रांसफ़र हुआ, एक यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, एक यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, इस मेंबर के ऊपर कोई लोड आप ट्रांसफ़र नहीं होने दिए। ये जो साइड में आप लगाए थे इसके ऊपर आप डायरेक्टली गाड़ी तो चलाते नहीं है, गाड़ी तो आप यहाँ रोड पे चलाते हैं। ये आपका व्हीकल है इस तरह से बना हुआ, आप इस पे गाड़ी चलाते हैं। आप इस वाले मेंबर पे और इस वाले मेंबर पे लोड जो जाने दे रहे हैं वो आप सिर्फ एक जगह यहाँ जाने दिए, एक जगह यहाँ जाने दिए, एक जगह यहाँ जाने दिए। तो जब 3 जगह जाने दिए तो इस पूरे ट्रस में क्या हुआ? बॉटम में क्या आया? जॉइंट पे फोर्स आया। अगर गाड़ी नीचे से चल रही है तो, ऊपर से चल रही होती है तो फिर ऊपर आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फोर्स आता, यहाँ पे फोर्स आता, अभी आपको नीचे वाले पे आ रहा है। अब इसकी वजह से कुछ इसमें स्ट्रेस आएगा, कुछ इसमें आएगा, कुछ इसमें आएगा, कुछ इसमें जाएगा, और ऐसे करते करते पूरा जो लोड है वो ये स्ट्रक्चर क्या करेगा? आपस में बियर कर लेगा। इसलिए हम आपको बोले ओनली एक्सियल फोर्स, नो बेंडिंग इन ट्रस, ठीक है। अब आपका इसमें बेंडिंग नहीं आ रहा है, सिर्फ एक्सियल फोर्स आ रहा है। तो एक्सियल फोर्स कितने तरह का होता है? एक कंप्रेशन, एक आपका टेंशन। तो इन दोनों के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टेंशन के बारे में, उसके बाद हम लोग आएंगे कंप्रेशन वाले मेंबर्स के ऊपर में। दोनों का स्टोरी अलग अलग होता है। टेंशन होने में उसमें लोड बाहर की तरफ जा रहा होता है तो उसका सिचुएशन अलग होता है, उसमें टीयरिंग के चांसेस होते हैं। जब आप लोड अंदर की तरफ लाते हैं तो कंप्रेशन होता है, उसमें मेंबर टीयर नहीं कर जाता है, उसमें मेंबर बकल कर जाता है। तो उसकी बात हम लोग करेंगे। तो दोनों का बिहेवियर अलग अलग होगा, लगेगा ट्रस में ही, ऊपर वाला कंप्रेशन, नीचे वाला टेंशन, बीच वाला रिवर्सल मेंबर। और टेंशन मेंबर में टीयरिंग का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, खिंचाव ज़्यादा आएगा। ऊपर जो आपका कंप्रेशन वाला मेंबर रहेगा उसमें कंप्रेशन ज़्यादा आएगा, दबाव ज़्यादा आएगा, तो उसका बिहेवियर अलग रहेगा, ठीक है। अब ये हम लोग आज वाले क्लास को हम लोग यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं। अब जो आपका यहाँ पे हम आपको एक बिल्डअप किए स्टील स्ट्रक्चर का, अब सिर्फ एक क्लास नेक्स्ट वाला जो लगेगा वो लगेगा आपको इस टेंशन मेंबर को स्टार्ट करने से पहले उस कनेक्शन का थोड़ा सा कहानी समझाना, जो कि आपको इस कैलकुलेशन में काम आएगा, लेकिन आपके सिलेबस में दिया नहीं है। तो जब दिया नहीं है तो कैलकुलेशन के समय में हम आपको कैसे समझाएंगे कि अब न्यूमेरिकल करने बैठ रहे हैं, वहाँ पे एक कैलकुलेशन है, आपको एक कुछ माइनस करना है, तो उसका अपने आप में 1 घंटे का एक लेक्चर है जो माइनस करना है। तो वो अगर हम आपको समझाएंगे ही नहीं तो हम कैसे आपको टेंशन मेंबर का कैलकुलेशन करवाएंगे?
तो इसलिए आपका ये जो सिलेबस हम इसलिए आपको बोले कि जो स्टील का प्रॉपर सिलेबस होता है उसमें ये यूनिट 3 होता है, ये यूनिट 4 होता है, बीम यूनिट 5 होता है। 1 2 में 1 ये इंट्रोडक्शन होता है और 2 आपका ये कनेक्शन होता है। तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम आपका 1 वाला जो कहानी था वो कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट जो अब आपका लेक्चर होगा, जो आपका लेक्चर नंबर 2 होगा इस यूनिट का, वो आपका हम कनेक्शन का वो सिर्फ बात बताएंगे जो आपको यहाँ टेंशन में काम आ सकता है। उसके बाद फिर हम लोगों का जो थर्ड लेक्चर होगा वहाँ पे हम आपके सिलेबस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम बहुत शॉर्ट में आपको सिर्फ कहानी समझाए हैं ताकि आपको एक समझ में आ जाए कि आप जो कैलकुलेशन करने वाले हैं अभी से 10-15 लेक्चर्स में वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज जो हम ये आपको इंट्रोडक्शन समझाया स्टील स्ट्रक्चर का, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसका टोटल नोट्स है, आपको नोट्स बना हुआ है, आपको नोट्स मिल जाएगा जैसे अभी तक मिल रहा था। लेकिन वो सारे नोट्स पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए अभी आपका ये जो लेक्चर्स है ये एज इट इज़ चल रहा है। हम आपका नोट्स प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से आपके सारे नोट्स बने हुए हैं। लेकिन इसको कैसे कब बताना है उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको आपको पहले कुछ कहानी समझाना ज़रूरी था। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज जो हम ये लेक्चर डिस्कस किए हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपको सारी चीज़ें जो हैं वो इजी लग रही होंगी। थैंक यू।